नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में। हाल ही में सुर्खी बनी हुई एक फिल्म जिसका नाम है द कश्मीर फाइल्स, इस पर चर्चा ना करते हुए हम इस फिल्म के अंदर जिस मुद्दे को उठाया गया है उस मुद्दे के बारे में आपसे कुछ ऐतिहासिक जानकारी साझा करेंगे। असल में इस फिल्म को बनाने की जरूरत क्या थी, या फिर इस फिल्म के अंदर किन किरदार को दिखाया गया है, क्या घटनाएं हैं जो इसमें बताई गई हैं, उन्हें हम प्रयास करेंगे कि आपके साथ तथ्यात्मक रूप से रखने का प्रयास किया जाए, जिसमें कि इस फिल्म के अंदर विशेष रूप से कश्मीरी पंडितों के साथ हुए अत्याचार की कहानी बताई गई है। तो हम आपके साथ में कुछ जानकारी यहां पर तथ्यात्मक रूप से साझा करेंगे जो इस फिल्म से पहले की घटनाएं हैं, या फिर यहां तक घटनाएं कैसे पहुंची, फिल्म में जिन चीजों के नाम बदल दिए गए असल में वो क्या थी, तमाम बातों को यहां पर प्रयास किया जाएगा कि आपको डिटेल में बताने की कोशिश की जाए। साथियों, ये जो कहानी है, जो कश्मीरी फाइल्स जिसको हम कहा जा रहा है, असल में कश्मीर के अंदर कश्मीरी पंडितों को निकाले जाने की कहानी है। कश्मीरी पंडित जो कि कभी कश्मीर के 15 से 20% पॉपुलेशन का हिस्सा हुआ करते थे, उन्हें वहां से निकाले जाने की कहानी है। असल में 30 साल बीत चुके हैं कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को निकाले जाने के, लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई भी ऐसी तथ्यात्मक जानकारी सामने नहीं आई जिस जानकारी की वजह से आप और हम इसे किसी ऐतिहासिक पुस्तक में पढ़ सकें, या फिर किसी हमारी सिलेबस की किताब में, या किसी हमारी फिल्मों के माध्यम से समझ सकें। क्योंकि हाल ही में इस फिल्म के माध्यम से इसे दर्शाने का प्रयास किया गया है, तो लोगों में बहुत सारी तथ्यात्मक जानकारियां हैं, जानकारी प्राप्त करने की जिज्ञासाएं हैं, तो उसे थोड़ा सा समेटने का प्रयास मैंने भी अपने साथ किया है। क्या है द कश्मीर फाइल्स? आइए चलिए मैं आपको बताता हूं। असल में इस फिल्म के अंदर 19 जनवरी के दिन को हाईलाइट करके दिखाया गया है। 19 जनवरी, जिसको कि एक तरह से उस दिन 19 जनवरी 1990 जिसे उस दिन के रूप में याद किया जा रहा है जिस समय पर कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को निकलने का फरमान जारी किया गया था। जो कश्मीरी पंडित नहीं छोड़ करके अपने घर भागे, उन्हें मार दिया गया था। असल में इस फिल्म के माध्यम से एक बहुत बड़े विषय को टच किया गया है, और टच किया गया विषय यह है कि क्या बहुसंख्यक पर अत्याचार नहीं हो सकते। असल में जब से हमारे देश के अंदर एक विचारधारा सेक्युलरिज्म की, यानी पंथ निरपेक्षता की विचारधारा ने जन्म लिया है, विशेष रूप से जब से हमारे प्रियम्बल के अंदर सेक्युलरिज्म शब्द जोड़ा गया है, तब से ये हमें समझ में आता है कि माइनॉरिटीज के हितों का ध्यान रखना ही सेक्युलरिज्म है। भारत जैसे देश में जहां पर क्षेत्रीयता के साथ साथ क्षेत्र के हिसाब से भी धर्मों के आधार पर माइनॉरिटीज होती हैं, जैसे कि कश्मीर के अंदर बहुसंख्यक मुस्लिम थे, माइनॉरिटीज में कश्मीरी पंडित थे, लेकिन उन कश्मीरी पंडितों को चूंकि वो हिंदू थे, ये मान करके कि हिंदू भारत में बहुसंख्यक हैं, इसलिए सेक्युलरिज्म की अवधारणा कश्मीर में ट्रीट नहीं हो पाई। इस विषय को इस पूरी फिल्म के अंदर झकझोरा गया है। असल में आप इस तरह से समझिए कि यदि मैं ये कहता हूं आपसे कि भारत के अंदर बहुसंख्यक हिंदू हैं, तो बहुसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार ही नहीं हो सकते, ये प्रिजुडिस सेट करती हुई ये फिल्म बताती है कि ऐसा नहीं है। कई क्षेत्र भारत में ऐसे हैं जहां पर भारत के अंदर जो बहुसंख्यक हिंदू थे, वो जब कश्मीर में अल्पसंख्यक थे तो उन पर जितनी प्रताड़नाएं हुई, उस प्रताड़नाओं के रेस्पेक्ट में या उनके रेफरेंस में सरकार के द्वारा उठाए गए जो कदम थे वो नाकाफी थे, अपर्याप्त थे। इस विषय को यहां पर उठाने का प्रयास किया गया है। चलिए तो अब आगे थोड़ा सा बताते हैं, एक विषय तक पहुंचते हैं, और आपके मन में एक बहुत बड़ी जिज्ञासा होगी, क्योंकि जब इस फिल्म को मैं देखकर आया तो मेरे मन में भी एक बहुत बड़ा प्रश्न था कि स्थितियां 1990 में ही क्यों बिगड़ी। स्थितियां बिगड़ना होती तो 1947 में जब भारत के साथ कश्मीर मिला था उसी समय हो गई होती, या फिर ऐसा मानिए कि जब पाकिस्तान के द्वारा इन्वेड किया गया था, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर ले लिया गया था, उसी समय पर स्थितियां खराब हो गई होती। ऐसा 1990 में क्या हुआ? असल में मैं उस विषय के ऊपर फोकस करने का आज के सेशन में प्रयास कर रहा हूं। देखिए साथियों, इसके पीछे एक बहुत बड़ी स्टोरी है, और वो स्टोरी बनती है एक कहानी से। एक कविता है जिसको मैं आपके साथ रिसाइट करना चाहूंगा। कविता क्या है? एक तरह से नारे हैं जो कश्मीर में लगा करते थे। नारे हैं, जागो जागो सुबह हुई, रूस ने बाजी हारी है, हिंद पर लर्जन तारे हैं, अब कश्मीर की बारी है, हम क्या चाहते? आजादी। आजादी का मतलब ला इलाहा इल्लाह, अगर कश्मीर में रहना है तो अल्लाहू अकबर कहना होगा। ए जालिमों, ए काफिरों, कश्मीर हमारा है, यहां क्या चलेगा? निजाम ए मुस्तफा, रालिव गालिव या चालिव, अर्थात या तो आप हमारे साथ मिल जाओ या मर जाओ या भाग जाओ। रालिव गालिब चालिव का ये स्टेटमेंट, इसको पूरी स्टोरी को अब मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। विशेष रूप से इस विषय को आप इस तरह से समझें कि रूस ने बाजी हारी है, इसका अर्थ क्या है?
असल में कश्मीरी लोगों को यह समझाया गया उस समय तक कि आपके ऊपर भारत ने गलत तरीके से कब्जा किया हुआ है, और जब भारत ने आप पर गलत तरीके से कब्जा किया हुआ है तो भारत कोई इतनी बड़ी शक्ति नहीं है कि जब रूस हार सकता है। अब आपके मन में एक प्रश्न बनेगा, रूस कहां से हार सकता है? रूस का साथियों क्या था इतिहास, अब थोड़ा सा वो भी जान लीजिए। असल में था क्या, शुरुआत के समय की बातें मैं आपको बताना चाहूंगा। वंस अपॉन ए टाइम अफगानिस्तान के अंदर जो रूस है वो अपने द्वारा कब्जा कर रहा था। अफगानिस्तान में रूस के द्वारा एक तरह से 1980 के दशक में चढ़ाई कर दी गई थी। जैसे आज आप देखते हैं ना यूक्रेन के अंदर रूस रशिया का कब्जा होता जा रहा है, कुछ उसी तरह का 1980s में हुआ था। अमेरिका को यह चीज बर्दाश्त नहीं थी, बिल्कुल वैसे ही समझिए जिस प्रकार से अमेरिका को आज यूक्रेन में आता हुआ रशिया बर्दाश्त नहीं है। अमेरिका उन हदों को पार करना चाहता था जिससे कि अफगानिस्तान से रूस को भगाया जा सके। इसलिए अमेरिका ने अफगानिस्तान के अंदर जो एकदम निकृष्ट किस्म के अपराधी किस्म के धर्म लोलुप प्रकार के, यानी तमाम प्रकार के जो अपराधी संवर्ग दिमाग के लोग थे, उन्हें मोटिवेट करना शुरू किया और कहा कि रूस के खिलाफ हो जाओ और रूस को भगाने का प्रयास करो। साथियों, अफगानिस्तान में अफगानिस्तान के अंदर रह रहे लोगों को मुजाहिदीन कहा जाने लगा और वो लोग रशिया के ऊपर छद्म युद्ध करने लगे, यानी रशिया के ऊपर आक्रमण करने लगे। परिणाम क्या निकला? परिणाम यह निकलने लगा कि अफगानिस्तान में एक ऐसी यूनिट बनकर के तैयार हो गई जिसने हमले करके, यानी कि एक प्रकार से समझिए प्रॉक्सी वॉर छेड़ दिया रशिया के खिलाफ। फाइनली रशिया को अफगानिस्तान छोड़ के जाना पड़ा। इसीलिए कई बार आपने सुना होगा, कई बार मैं कहता हुआ पाया भी जाता हूं कि असल में तालिबान को हवा देने वाला था अमेरिका, लेकिन वही वाली बात कि ओसामा बिन लादेन जो था वो उसी के ऊपर हावी हो गया। भस्मासुर वाली स्थिति बनी अमेरिका के साथ, क्योंकि पहले आतंकवाद उसी ने पनपाया था, बाद में उसी का पनपाया हुआ आतंकवाद उसी को समेटने के काम में आया था। एनीवे, तो अफगानिस्तान से यह मैसेज पाकिस्तान ने लिया। क्या मैसेज लिया? कि भाई देखिए, भारत में रह रहे या कश्मीर में रह रहे मुसलमानों, आपको यह समझना होगा कि जिस प्रकार से कश्मीर से रशिया भगाया जा सकता है, वैसे ही माफी चाहूंगा, अफगानिस्तान से रशिया भगाया जा सकता है, वैसे ही कश्मीर से हिंदुस्तान को भगाया जा सकता है। और हिंदुस्तान का मतलब हिंदुओं का स्थान, यानी कि कश्मीरी पंडितों का स्थान। और कश्मीरी पंडितों को हटाना है तो फिर रालिव गालिब या चालिव अपनाना होगा, यानी कि या तो यहां रहो या मरो या अपने आप को बदल लो, यानी कि कन्वर्ट हो जाओ। ठीक है, कुछ ऐसी भी दर्दनाक स्टोरीज साथियों यहां पर बयान की जाती थी जिन्हें आप सोचेंगे तो सुनकर के आपका हृदय बहुत छिन्न भिन्न हो जाएगा। असी गछी पाकिस्तान बटव रोअस्त बटनेव सान, हमें पाकिस्तान चाहिए पंडितों के बगैर पर उनकी औरतों के साथ। दोबारा सुनिए इस स्टेटमेंट को, असी गछी पाकिस्तान बटव रोवस्त बटनेव सान, मतलब हमें पाकिस्तान चाहिए या तो पंडितों के बगैर पर उनकी औरतों के साथ। यानी कि एक तरह से आप ये समझिए कि सत्याचार में जहां पंडितों का, यानी कि पुरुष पंडितों की हत्याएं हो रही थी, लेकिन महिलाओं के ऊपर अत्याचारों की काउंटिंग ही नहीं है, रेप की कोई काउंटिंग नहीं है, या फिर यूं समझिए कि उन महिलाओं को जबरदस्ती जबरन कन्वर्ट करवाया जा रहा था या फिर उनके साथ ज्यादतियां की जा रही थी। एक अनुमान के मुताबिक साथियों, हालांकि इसके बारे में अभी तक कोई भी सरकारी आंकड़े इतने स्पष्ट नहीं है जो इसकी व्याख्या कर पाए, लेकिन अनुमान है कि लगभग 70,000 परिवारों ने कश्मीर छोड़ा था। 19 जनवरी 1990 के दिन सबसे ज्यादा लोगों ने कश्मीर छोड़ा था, इसीलिए इस दिन को सबसे ज्यादा याद किया जाता है। साथियों, 1990 की यह कहानी इसलिए आप सभी को सुनानी है क्योंकि अल्टीमेटली उस समय की स्थितियां, फिर आपके मन में एक सवाल बनेगा, लेकिन सर फिर भी 19 तारीख ही क्यों, इसके पीछे की कहानी बताइए। तो चलिए अब उसके पीछे की थोड़ी सी कहानी जान लीजिए कि अल्टीमेटली हुआ क्या था, यानी कि ऐसी परिस्थितियां क्यों बिगड़ गई थी कि यहां पर जो अफगानिस्तान का सीन था वो तो समझ में आया, लेकिन कश्मीर के लोग इतने कश्मीर के खिलाफ या कश्मीरी पंडितों के खिलाफ क्यों हो गए। चलिए इसको मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं। देखिए साथियों, फारूक अब्दुल्ला जो हैं उनके बहनोई हुआ, मतलब फारूक अब्दुल्ला जो हैं उनके जियाजी, या फिर ये समझिए गुलाम मोहम्मद शाह नाम से एक व्यक्ति था 1986 में, उनके बहनोई थे फारूक अब्दुल्ला। फारूक अब्दुल्ला उस समय सरकार में हुआ करते थे। तो गुलाम मोहम्मद शाह ने फारूक अब्दुल्ला से उनकी सत्ता छीन ली और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बन गए 1986 में। अब हम उस स्थिति तक पहुंच रहे हैं कि क्या हुआ था 1987 में, तो उसे सुनिए। खुद को सही ठहराने के लिए गुलाम मोहम्मद शाह ने क्या किया, एक खतरनाक निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि जम्मू के जो न्यू सिविल सेक्रेटेरिएट एरिया के अंदर एक पुराना मंदिर है, उसे गिरा करके वहां पर भव्य शाही मस्जिद बनवाई जाएगी।
इस बात का लोगों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। लोगों ने कहा कि नहीं, ये काम सही नहीं होगा, मस्जिद ना बनाई जाए। जवाब में कट्टरपंथियों का मतलब गुलाम मोहम्मद शाह के समर्थक और धर्म के यानी कि जो उस समय के जो मुसलमान थे, उन्होंने नारा दिया कि इस्लाम खतरे में है, और उसके बाद कश्मीरी पंडितों पर धावा बोल दिया गया। साउथ कश्मीर और सोपोर में सबसे ज्यादा हमले हुए। जोर इस बात पर रहता था कि प्रॉपर्टी को लूट लिया जाए। हत्याएं और रेप तो बाई प्रोडक्ट के रूप में किए जाते थे। नतीजतन 12 मार्च 1986 को राज्यपाल जगमोहन ने शाह की सरकार को दंगे ना रोक पाने की नाकामी के चलते हुए बर्खास्त कर दिया। यानी इस प्रकार से समझिए कि 1986 के अंदर जो सरकार छीनकर बनाई गई थी उसे जो है वो कर दिया गया। 1986 के अंदर उस सरकार को पूरी तरह से बर्खास्त कर दिया गया। 1987 में फिर चुनाव हुए तो इस बार कट्टरपंथी हार गए। कट्टरपंथी हार गए से मतलब था कि चुनाव के अंदर जो एक्सट्रीमिस्ट लोग थे, जो कश्मीरी पंडितों के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे, असल में वो ये चुनाव हार गए। जब ये चुनाव हार गए तो इससे ये मैसेज निकल के आना चाहिए था कि कश्मीरी लोग जो है वो आपस में मिलकर रहना चाहते हैं, कश्मीरी पंडित और मुसलमान मिलकर रहना चाहते हैं। इसे आसानी से देखा भी जा सकता था, लेकिन चुनाव में कट्टरपंथियों का हारना एक प्रकार से चुनाव में धांधली की तरफ कट्टरपंथियों ने रुख मोड़ दिया और कहा कि इस्लाम खतरे में है। और इसी को ध्यान में रखते हुए 1988 में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट बना, जिसे आप JKLF के नाम से जानते हैं। कश्मीर को भारत से अलग रखने के लिए कश्मीरियत अब सिर्फ मुसलमानों की रह गई है, ऐसा कहकर के जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का निर्माण हुआ। पंडितों की कश्मीरियत को भुला दिया गया। 14 सितंबर 1989 को भाजपा के एक नेता पंडित टीकाराम टपलू की कई लोगों के सामने हत्या कर दी गई। हत्यारे पकड़े नहीं गए। कश्मीरी पंडितों को भगाने के लिए यह पहली हत्या थी। यानी कि जो अगर पूछा जाए कि पहली हत्या कब हुई तो 14 सितंबर 1989 में थी। यानी कि आपको ये परिस्थितियां समझ में आनी चाहिए कि किस प्रकार से कश्मीरी मुसलमान को मतलब एक प्रकार से प्रवोक किया गया इस दिन के लिए। 1990 का दिन कैसे आया, आप दिनों को रिलेट करते सकते हैं। हत्यारे पकड़ में नहीं आए, लोग भागने के लिए इधर से उधर प्रयास करने लगे। 1.5 महीने बाद साथियों जज नीलकंठ गंजू की हत्या कर दी गई। अब गंजू कौन थे? गंजू वो थे जिन्होंने JKLF के एक नेता जिसका नाम था मकबूल भट्ट, उसको मौत की सजा सुनाई थी। गंजू की पत्नी का किडनैप कर लिया गया, वो कभी नहीं मिली। वकील प्रेमनाथ भट्ट को मार दिया गया। 13 फरवरी 1990 को श्रीनगर के टेलीविजन केंद्र के निदेशक लासा कौल की हत्या कर दी गई। ये वो बड़े लोग हैं जिनकी हत्याएं हुई। आप इस तरह से अंदाजा लगा सकते हैं कि साधारण लोगों की तो इस पूरी कहानी में कहीं कोई गिनती ही नहीं हो रही है। साथियों, इस प्रकार जुलाई से नवंबर 1989 के बीच में 70 अपराधियों को जेल से रिहा किया गया। इसके पास में अभी तक क्यों रिहा किया गया, इस बारे में अभी तक जम्मू कश्मीर की जो नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार है वो कोई भी जवाब नहीं दे पाई है। फिर से मैं बता दूं कि जागो जागो सुबह हुई, रूस ने बाजी हारी है, हिंद पर लरचन तारे हैं, अब कश्मीर की बारी है। ये वो पंक्तियां हैं जिसको कश्मीरियों के द्वारा गूंजा जाता था। हम क्या चाहते? आजादी। आजादी का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर कश्मीर में रहना है तो अल्लाहू अकबर कहना होगा। ए जालिमो ए काफिरों, कश्मीर हमारा है, यहां क्या चलेगा? निजाम ए मुस्तफा, रालिब गालिब और चालिब। साथियों, ये वो पंक्तियां हैं जिन्होंने की एक प्रकार से भारत के अंदर रहते हुए कश्मीरी पंडित जो कि कश्मीर में अल्पसंख्यक थे उसके साथ प्रताड़नाएं की। 4 जनवरी 1990 को उर्दू अखबार है साथियों जिसका नाम है आफ्ताब में हिजबुल मुजाहिदीन ने एक न्यूज छपवाई जिसमें कहा गया कि सारे पंडित कश्मीर की घाटी छोड़ दें। एक अखबार है जिसका नाम है अल सफा, उसमें इस न्यूज को दोबारा छपवाया गया। चौराहों और मस्जिदों पर लाउड स्पीकर लगाकर कहा गया कि पंडितों यहां से चले जाओ नहीं तो बुरा होगा। लोग लगातार हत्याएं और रेप करने लगे। कहते हैं कि पंडितों यहां से भाग जाओ और अपनी औरतों को यहीं छोड़ जाओ। 80 गछी पाकिस्तान बटव रोअस्ता बटनेव सान। साथियों, गिरजा टिक्कू का गैंग रेप हुआ, फिर मार दिया गया। ऐसी अनेक घटनाएं हुई जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। किस्सों में रह गई एक आतंकवादी बिट्टा कराटे जिन्होंने 20 लोगों को मारा, और ये वीडियो इस समय YouTube पर भी अवेलेबल है। आप चाहें तो बिट्टा कराटे का ये वीडियो देख सकते हैं जिसमें वो गर्व से कहता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि उसने 20 लोगों को मारा। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट इन सारी घटनाओं में बहुत आगे था। एक आंकड़ों के मुताबिक 70,000 से ज्यादा कश्मीरी परिवारों ने उस समय उस देश को मतलब कश्मीर को छोड़ा। एक आंकड़ा है कि लगभग 5 लाख लोगों ने उस समय कश्मीर को छोड़ा। उनकी पंडितों की प्रॉपर्टीज को हथिया लिया गया। साथियों, ऐसा नहीं है कि
उस समय वो कुछ कश्मीरी पंडित वहां रुकने का प्रयास नहीं किए, लेकिन उनके साथ फिर नरसंहार हुआ। 1997, 98, 2003 उस दौरान जो बचे हुए लोग थे उन्हें फिर मार दिया गया। साथियों, एक प्रकार से यह समझने का प्रयास करिए कि यहां पर सरकारों के द्वारा किए गए प्रयास या वो सारी घटनाएं नाकाफी सिद्ध हुई। कई जगह कई चीजों के ऊपर साथियों आक्षेप लगे। राजनीति करने का कोई भी हमारा इस सेशन के अंदर उल्लेख नहीं है, लक्ष्य नहीं है, लेकिन आपको यह विषय जरूर पता होना चाहिए कि किस कारण से ये सारी घटनाएं इतनी ज्यादा हाईलाइट हुई। मैं अब कुछ तस्वीरों के माध्यम से आपको ये सब चीजें दिखाना चाहता हूं। आप देख सकते हैं कश्मीरी पंडितों की दुर्दशा, जब वो अपना शहर या अपना देश, अपना क्षेत्र छोड़ करके भाग रहे हैं। आप उसे देख सकते हैं किस प्रकार की उस समय स्थितियां रही होंगी। आपको वो सारी परिस्थितियां दिखाई पड़ रही हैं, किस प्रकार से कश्मीरी पंडितों को उनके ग्रुपों में आप देख पा रहे हैं, कैसे उन्होंने अपनी क्षेत्रों को छोड़ा। फारूक अब्दुल्ला और उस समय जगमोहन सरकार, एक गुलाम मोहम्मद शाह के जिद के कारण यह सारा मामला बिगड़ा। आप यहाँ पर एक वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कैसी परिस्थितियां यहाँ पर क्रिएट की गई थी। आपके सामने यहाँ पर बेनजीर भुट्टो का एक बयान सुनना चाहिए, जो कि पाकिस्तान में बैठी बैठी अब कश्मीर के लोगों को भड़का रही हैं और कह रही हैं हिंदुस्तान का वजीर आजम अगर मकबूजा कश्मीर जाए तो वहाँ के अवाम उनके लिए बाहर निकलेंगे। बिल्कुल नहीं, सवाल पैदा नहीं हो सकता है कि उनके लिए निकलेंगे। मैं चैलेंज देती हूँ कि अगर वो समझते हैं कि अवाम प्लेबसाइट नहीं चाहते तो फिर जा करके देख ले, वो जगमोहन का जगमोह हदन हो जाएगा। Benazir Bhutto, as you know, has been training her guns against me personally. She had been shouting from the housetops and get out Jagmohan, somehow or the other. This was precisely because the game plan which she had worked out, it fizzled. And these forces understood that I was the main stumbling block in their superiority over Pakistan. Bhutto has missed no opportunity to add fuel to the fire. अगर वियतनाम के अंदर एक छोटा सा मुल्क बड़े सुपर पावर के साथ मुकाबला कर सकता था, और अगर चाइना के अंदर लॉन्ग मार्च के बाद चाइना के अवाम आजादी हासिल कर सकते थे, अगर अफगानिस्तान के अंदर अफगानिस्तान के अवाम एक सुपर पावर का मुकाबला कर सकते हैं, तो आप कोई सुपर वुपर पावर नहीं है कि कश्मीर के अवाम के साथ मुकाबला करके अपना हक लाए। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर पाकिस्तान ने एक भी मौका नहीं छोड़ा कश्मीरियों को भड़काने के लिए। भारत के खिलाफ बयानबाजी उस समय शीर्ष पर हुआ करती थी। आपको बहुत से ऐसे नज़ारे दिखेंगे जहाँ पर भारत विरोधी नारे, भारत के खिलाफ जो अत्याचार थे वो यहाँ पर आपको साफ साफ दिखाई पड़ सकते हैं। ये किसी से छुपी हुई चीज़ें नहीं है, ये सारी अखबारों में कोटेड हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन्हें वो स्थान प्राप्त नहीं हुआ जिनके लिए ये सब चीजें हो सकती थी। साथियों, 1989 में जब वीपी सिंह की सरकार बनी तो मुफ्ती मोहम्मद सईद जो हैं वो गृह मंत्री बने। ये वही हैं जिनकी बेटी को, मतलब आपने कई बार मुख्यमंत्री के रूप में देखा, ये खुद भी मुख्यमंत्री के रूप में रहे। इन्होंने उस समय कुछ ऐसे फैसले लिए जिससे आतंकवादियों के हौसले बढ़ गए। सबसे पहला ये था कि मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी थी रूपिका सईद, उनको आतंकवादियों ने अपहरण कर लिया, जिसके चलते आतंकवादियों ने अपने द्वारा कुछ आतंकवादियों को छुड़वाने की मांग करी। सरकार ने उन्हें छोड़ दिया। दूसरा क्या था, इन्होंने एक ऐसा कदम उठाया देश के गृह मंत्री रहते हुए कि इन्होंने श्रीनगर शहर से बीएसएफ के मोर्चे हटवा दिए, कहा कि लोगों को इससे दिक्कत हो रही है। तीसरा कदम इन्होंने ऐसा उठाया, यानी मुफ्ती मोहम्मद सईद की सरकार ने, कि चरार-ए-शरीफ में करीब 1 लाख से ज्यादा लोगों को जुलूस की अनुमति दी गई, जिससे पाकिस्तान के पक्ष में माहौल बन गया। चौथा कदम था कि आजाद कश्मीर की जो लोग मांग कर रहे थे उन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ के ऑफिस जाने की अनुमति दी गई, जिससे लोगों को लगा कि अब कश्मीर जो है वो भारत से अलग हो रहा है। ये सारे कदम थे जिसके अंदर इस प्रकार की घटनाएं बहुत मेन रूप से निकल करके आई थी। साथियों, गंजू की हत्या हो या दूरदर्शन के हेड लाला कौस की हत्या हो, ये सब चीजें, ये वो व्यक्ति है जिसको मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, बिट्टा कराटे। आप अभी यूट्यूब पर गूगल करके इसे सुन सकते हैं, जिसमें ये खुद कहता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि हाँ, ये वो अल सफा न्यूज की हेडलाइन है जिसके बारे में मैंने आपसे अभी हाल जिक्र किया। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। इस्लाम कबूल करो, मारे जाओ, या कश्मीर छोड़कर चले जाओ। रालिव गालिया चालिव जो स्टेटमेंट है उसका अर्थ यही होता है।
ये आपके सामने कुछ टिकट्स हैं जो कि एक विस्थापित परिवार के द्वारा दिखाए गए हैं। कश्मीरी पंडितों के द्वारा छोड़े गए घरों को आप इस दुर्दशा में आज देख सकते हैं। लोगों को वहां से निकल करके देश के विभिन्न कोनों में इस प्रकार टेंट हाउसेज में रहना पड़ा। बहुत बड़ी दुर्दशाओं के साथ लोगों को जीना पड़ा। क्या आज अत्याचार रुक गए हैं? आंसर है जी नहीं। आज भी 2000 में अनंतनाग में 30 अमरनाथ यात्रियों पर आतंकियों ने हमला किया। चित्ती सिंहपुरा नरसंहार, 36 सिखों को गुरुद्वारा के सामने आतंकवादियों ने गोली मार दी। 2001 में डोडा में 6 हिंदुओं को आतंकवादियों ने गोली मार दी। 2001 में जम्मू कश्मीर रेलवे स्टेशन पर नरसंहार हुआ। 2002 में जम्मू के रघुनाथ मंदिर पर आतंकवादियों ने 2 बार हमला किया। 2002 में क्वासिम नगर नरसंहार हुआ। 2003 में नदी मार्ग नरसंहार हुआ। ये सारे नरसंहार हैं। फाइनली 6 अगस्त 2019 को भारत सरकार के द्वारा जम्मू कश्मीर को दिया गया स्पेशल स्टेटस समाप्त कर दिया गया और आर्टिकल 370 हटा दिया गया। आर्टिकल 370 के हटते ही ये उम्मीद की जा रही है कि अब वहां पर, और 35A के हटते ही ये माना जा रहा है कि वहां पर अब पुनः वापस विस्थापितों को बिठाया जा सकेगा। इस विषय के ऊपर पहले भी 1-2 बार फिल्में बनी हैं। शिकारा नाम से एक फिल्म ऑलरेडी बनी हुई है। 370 के बाद में अब कश्मीरियों को, जो जम्मू कश्मीर के रहने वाले लोग हैं, उनको दिया गया विशेष अधिकार समाप्त हो गया है। अब एकल नागरिकता है। जम्मू कश्मीर का कोई अलग झंडा अब नहीं है। वहां की पुलिस व्यवस्था केंद्र सरकार के अधीन है। अल्पसंख्यकों के आरक्षण के लिए योग्य बनाया गया है। तमाम प्रकार के लोग अब जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। इससे निश्चित ही वहां की परिस्थितियों में परिवर्तन आएगा, ऐसी उम्मीद की जाती है। हाल ही में जो विवेक रंजन अग्निहोत्री हैं, जिन्होंने इस फिल्म को बनाया है, उन्होंने बताया कि हाल ही में यूएस के अंदर एक रोड स्टेट है जिसने इस पूरी घटना को एज ए जीनोसाइड कंसीडर किया है। यह अपने आप में इस मूवी का इंपैक्ट के रूप में देखा जा रहा है। विभिन्न राज्यों के अंदर मूवी को टैक्स फ्री कर दिया गया है। विभिन्न राज्यों के अंदर, जिसमें से हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक प्रमुख हैं। इसके साथ साथ अन्य राज्यों में इसकी डिमांड चल रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। यदि आप चाहते हैं अनअकैडमी पर हमारे साथ जुड़कर पढ़ना, तो 14 से लेकर 16 फरवरी के बीच में, 16 मार्च के बीच में ऑफ चल रहा है। यूपीएससी सब्सक्रिप्शंस के ऊपर 20% का ऑफ दिया जा रहा है। यूज माई रेफरल कोड अंकित 10। किसी भी प्रकार की सहायता के लिए, लोन से फैसिलिटीज का लाभ लेने के लिए आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर पर ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर डिस्क्रिप्शन में दी गई डिटेल्स पर कॉल करके आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं और जुड़ करके आप हमारे साथ में इजी ईएमआई ऑप्शंस का लाभ ले सकते हैं। 0% इंटरेस्ट रेट के साथ में आपको कोर्सेज दिलवाए जा रहे हैं। यूज अंकित 10 टू अवेल 20% डिस्काउंट राइट नाउ। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।